कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जुबली हिल्स वालों, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, आपसे मुखातिब हूं। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, पीछे तक मेरे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं और तमाम ऐसे घर भी हैं जहां मेरी माओ बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं चाहता हूं अगले 20 मिनट का वक्त है और उस 20 मिनट में मुझे संजीदगी से सुने। मैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आपसे कुछ संजीदा गुफ्तगू करने आया हूं। मेरी नई नस्लों, आने वाली 30 नवंबर को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इधर जो कुछ साथी खड़े हैं उनसे गुजारिश है ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। अभी थोड़ी देर खामोशी के साथ सुने मुझे। बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप, मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं। ये खास तौर से जो नई नस्ल यहाँ खड़ी है, यही हिंदुस्तान का और तेलंगाना का मुस्तकबिल तय करेगी। मैं इस नई नस्ल को सलाम करता हूं। आने वाली 30 नवंबर को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। जुबली हिल्स वालों, ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। अगर ये सोचते हो कि 30 नवंबर को अपने घर से निकलोगे और ईवीएम की कतारों में लगोगे और एक एमएलए चुनोगे तो गलतफहमी के शिकार हो। दरअसल ये इलेक्शन जो है वो सिर्फ तेलंगाना के असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये आने वाली 2024 का सेमीफाइनल है। ये इलेक्शन तय करेगा कि आने वाले 2024 में दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या नाथूराम गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। बहुत संजीदगी से सुनना मेरी बातें मेरे भाइयों। मैं आपका हमउम्र हूं, आप जैसा हूं, आपके बीच में खड़ा हूं। ये बातें मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैं इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं। मैंने देखा है वहां साजिशें कितनी बड़ी हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2024 के बाद इस मुल्क में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कोई सही राय जाहिर नहीं कर सकता। हुकूमत के इरादे बहुत अच्छे नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं जुबली हिल्स वालों कि आपको एक शानदार जानदार कैंडिडेट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। एक ऐसा इंसान आपको कैंडिडेट बना के दिया है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारी आपकी जब पैदाइश भी नहीं रही हुई होगी शायद, उस दौर में भी जब टीवी चैनलों पे हैदराबाद का नाम आता था तो अजरुद्दीन के नाम के साथ आता था। न जाने कितने मौके अजरुद्दीन साहब ने हमको आपको फराहम किए हैं कि जब टीवी चैनलों पे हमने आपको उनको कप्तानी करते देखा तो हमें ऐसा लगा कि अजरुद्दीन वहां ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं। हमारा नुमाइंदा वहां पर 50, 60, 70 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वहां पे खड़ा है। अजरुद्दीन साहब कितने अच्छे बल्लेबाज हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन कितने अच्छे फील्डर हैं ये बात तो आपको पता ही है ना। मेरा मानना है कि जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उससे 100 गुना बेहतर फील्डर हैं। और अब बीआरएस को पता है कि अजरुद्दीन बहुत अच्छे फील्डर हैं, इसलिए उनकी फील्डिंग लगाने की कोशिश की गई है। वो जानते हैं कि अजरुद्दीन साहब जीतेंगे तो सिर्फ एमएलए नहीं रह जाएंगे, तेलंगाना की हुकूमत में बड़े मजबूत पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, ये बात वो जानते हैं। और जुबली हिल्स वालों, किसी झांसे में मत रहना। मैं खम्मम से लेके, वारंगल से लेके, करीमनगर से लेकर के, कामारेड्डी से लेकर के, तांडूर से लेकर के पूरे तेलंगाना में कैंपेन करता हुआ, घूमता हुआ आज यहां पहुंचा हूं। एक तरफ से कांग्रेस की हुकूमत बन रही है, कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। इस भीड़
में तमाम ऐसे मेरे नौजवान साथी खड़े हैं जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया होगा कि हमें करना क्या है आने वाली 30 नवंबर को। मैं उनसे भी मुखातिब हूं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि मुझे सुने और उसके बाद सोचें कि जो इमरान कह रहे थे वो सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। यहां जो मेरे तमाम बुजुर्ग साथी खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाई, पिछले 2 बार 10 साल आपने बीआरएस की सरकार बनाई, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, लेकिन नाम बदलने का शौक सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है, केसीआर बाबू को भी है। इसलिए उन्होंने टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया। बीआरएस का फुल फॉर्म पता है? भाजपा रिश्तेदार समिति। भाजपा रिश्तेदार समिति। ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। और मैंने पार्लियामेंट में बैठ के देखा है कि चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, कोई भी बिल हो, जब भी भाजपा को जरूरत पड़ती है बीआरएस या तो उनके सपोर्ट में वोट करती है या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। बीआरएस, ये बात आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूं। अब आप देखिए, कुछ मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है जिस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो हमारे 11 खिलाड़ी 11 मैच लगातार जीतते रहे। आखिरी मैच में पता नहीं क्या हुआ, कौन पहुंच गया, क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, बस मैं उसे दोहरा नहीं सकता। उसी तरह से मामू की बात है। मामू ने पिछले 10 साल में पूरे तेलंगाना को मामू बनाया है। कभी सोचा आपने? आपसे कहा 12% रिजर्वेशन देंगे, उधर नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी जुमला था और ये 12% भी जुमला ही है। मैं तो देख रहा था किसी इलेक्शन कैंपेन का कोई प्रोग्राम था, केसीआर माइक पर खड़े हैं, सामने आप जैसा कोई जज्बाती लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा बताओ मेरे 12% का क्या हुआ। तो क्या मगरूरियत की बात की उस इंसान ने? कहा बैठ जाओ, तुम्हारे बाप को बताएंगे। ये जबान, आपके वोटों की ताकत से चीफ मिनिस्टर बनने वाले ये जबान इस्तेमाल करेंगे और जुबली हिल्स खामोश रहेगा। बीआरएस के एक नेता है भोले भंडारी टाइप के, वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ तो केसीआर हुए। ये जबान, कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहां ये मगरूरियत की बात। केटीआर कहते हैं कि हम अल्लाह से लड़ जाएंगे, इतना गुरूर नहीं ना, आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। बीआरएस जानती है कि अकेले दम पर अजरुद्दीन साहब को नहीं हरा सकती। इसीलिए जानते हैं क्या किया गया है? साजिश की गई है कि आपके वोट तकसीम कैसे हो सके, बंट कैसे सके। इस साजिश के तहत कोशिश किया गया है कि वोटों का बंटवारा हो सके। लेकिन जुबली हिल्स वालों, बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनना। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अजरुद्दीन साहब, इसमें कोई तो राय नहीं कि निहायत ही शरीफ आदमी। मैं इस बात की जमानत लेता हूं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैंने आज तक सियासत में अजरुद्दीन साहब से शरीफ आदमी नहीं देखा है। लेकिन मुझे इस बात सोचना कि अजरुद्दीन साहब जैसा शरीफ आदमी भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उनको भी हराने के लिए साजिशें की जा रही। एक मुसलमान नेता भी खड़े नहीं होने देना चाहते आप, उसके खिलाफ भी बंटवारा करने के लिए कैंडिडेट डाल देंगे। वो बेचारे फराज साहब शरीफ आदमी है, वो भी शरीफ आदमी है, मैं जानता हूं। उनके भी 2-4 करोड़ खर्च करवा दिए, अपनी सियासत बनाने के चक्कर में बेचारे अपने आदमी की बलि ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5-6 दिनों में
इलेक्शन बदल चुका है, इलेक्शन बदल चुका है, हवा का रुख बदल रहा है। हवा के बदलते हुए रुख को पहचानिए, हवा के बदलते हुए रुख को पहचानिए। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। हवा बदल रही है सूबे की। मैं बताता हूं इस हवा, बदलती हुई हवा को जानते हैं सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस के लोग पहचानते हैं, सूंघ लेते हैं वो बदलती हुई हवा के रुख को। ब्यूरोक्रेसी पहचानती है, ऑफिसर्स पहचानते हैं। मैं एक दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पे उतरा खम्मम से कैंपेन करके, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर से रेवंत अन्ना का हेलीकॉप्टर लैंड किया। हम दोनों लोग साथ में निकल रहे थे। आप यकीन जानो जुबली हिल्स वालों के सामने खड़े हुए अधिकारी जिस अंदाज में सैल्यूट कर रहे थे, वो बता रहा था कि तेलंगाना की हवा बदल चुकी है। केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं, कांग्रेस की सभाओं में आए हुए लोग हैं, बहुत फर्क है। हवा बदल चुकी है, इसलिए मैं आपके बीच में दामन फैला करके खड़ा हूं अजरुद्दीन साहब के लिए कि हम सब ने इनके टिकट के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, ये इस बात को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एतमाद जताया और ये सोचा कि अजरुद्दीन जैसा एक नेक शरीफ आदमी आपके बीच में आपका नुमाइंदा बनके जब असेंबली में पहुंचेगा तो हम उसे वापस पलटा करके आपके बीच में एक ताकतवर मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे तो इस इलाके की खिदमत हो सकेगी। 10 साल में आपके एमएलए ने क्या दिया? मैं तो सड़कों से आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़कें हैं गड्ढे में या गड्ढे में सड़कें या सड़क में गड्ढा, फैसला ही नहीं कर पा रहा। आज जुबली हिल्स की सड़कों में सफर करिए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। इतनी खराब सड़कें। मेरे भाई 10 साल में आपको झूठे जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मेरा मानना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दोनों बला के झूठे हैं, मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं, बला के झूठे हैं दोनों। आखिर आते आते आपकी चौखट पे आ गए हैं ना, केटीआर फिर रहे हैं आपकी गलियों में, मस्जिदों के बाहर फिर रहे हैं। आखिर तक केसीआर साहब हो सकता है रुमाल निकाल के रोने भी लगे। वो पिछले दिनों मोदी जी भी एक सभा में ऐसे ही रुमाल निकाल के अपने आंसू पोंछने लगे। तो मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई वो किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने आपसे वादा किया कि आपको डबल बेडरूम मिलेगा। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं, हमारी बहनों को, माओं को डबल बेडरूम तो नहीं मिला, लेकिन केसीआर का बंगला बन गया, केटीआर का महल बन गया, कविता का महल बन गया। लेकिन आपको डबल बेडरूम मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला ना। शादी मुबारक स्कीम की बात की, शादी मुबारक स्कीम की बात की और ये बताया कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए पैसा मिलेगा। बच्चियों को तो नहीं मिला, बिचौलियों को जरूर मिल गया जो बीच में खाने वाले थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम गरीब बच्चियों की शादियों के लिए 1,60,000 रुपया देंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का प्रोग्राम हुआ, अजहर भाई भी वहां पहुंचे थे। हमने ऐलान किया कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम 4,000 करोड़ रुपए का अक़लियतों के लिए अलग से बजट रखेंगे। हमने ऐलान किया कि वो लोग जो छोटे छोटे रोजगार करना चाहते हैं और उनकी आधी से ज्यादा कमाई सूद में चली जाती है, हुकूमत उनके लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएगी और उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन बिना इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट पे मुहैया कराएगी। और मेरी नई नस्लों, कांग्रेस ने ऐलान किया कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन
पीएचडी एमफिल की पढ़ाई के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको।